ऐतिहासिक दिन है भारत की इकोनॉमी के लिए। एक संविधान संशोधन हो रहा है जो इकोनॉमिक संविधान संशोधन है। जिस तरह से टैक्स लिया जाता है पूरे देश में वो बदल जाएगा जीएसटी आने के बाद, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक देश एक टैक्स का प्रिंसिपल इसके पीछे है। बिजनेस करना आसान हो जाएगा, हर राज्य में अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, कोई भी व्यापार कारोबार खोलना आसान हो जाएगा, गुड्स और सर्विसेज बेचना भी आसान हो जाएगा। कई सवाल लेकिन है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक राजनीतिक प्रोसेस रहा है, बहुत सारी पार्टियों को एक साथ आना है इसके लिए, और आगे क्या क्या चुनौतियां होंगी इस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है कॉर्पोरेट इंडिया में। किरण मजूमदार शॉ हमारे साथ है, सीएमडी बायोकॉन की। पवन गोयनका हमारे साथ है, ईडी महिंद्रा एंड महिंद्रा के। सिद्धार्थ बिरला और नैना लाल किदवाई, दोनों दिग्गज कॉर्पोरेट्स जो फिक्की के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका। किरण मैम, सबसे पहले आप कैसे देखती हैं इस पूरे प्रोसेस को? जीएसटी जब लागू होगा किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कहा है कि आईटी बैकबोन इज ऑलमोस्ट रेडी एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू रोल आउट जीएसटी बाय द 1st of April। अगर ये आईटी बैकबोन तैयारी में है तो मेरा ये कहने का है कि आई थिंक इंडिया इंक विल बी रेडी टू अडॉप्ट इट। सिद्धार्थ बिरला जी, सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या नजर आती है? जैसे किरण जी ने कहा कि आईटी बैकबोन तैयार होगा या नहीं, आपके मुताबिक वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है? जैसा मैंने अभी बताया औरों को भी, जहां तक जो डिजिटल बैकबोन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इन इम्प्लीमेंटिंग अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रियल प्रॉब्लम आने वाली है मेरे हिसाब से, इस जो रूल्स रेगुलेशन फाइन प्रिंट जो रहेगा लॉ के अंदर, तो कई बार इन दिनों के खास करके जो पिछले 5-7 साल में कानून आए हैं उसमें देखा गया है कि भाई पार्लियामेंट की इंटेंट कुछ रहती है और एक्चुअली जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होते हैं शब्द उसका इम्प्लीकेशन कुछ और निकलता है। तो इसके वर्किंग रूल्स क्या होंगे और इसकी इम्प्लीमेंट और लैंग्वेज में कितनी क्लैरिटी रहेगी जिससे कि आपका ये कोई लिटिगेशन या जो भी कंफ्यूजन अवॉइड हो, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने वो है। दूसरा चैलेंज है हमारे सामने जो मीन रेट पे है, जो एवरेज मतलब जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जिसको कहें, क्योंकि उससे डिटरमाइन होगा कि आपकी मेरिट रेट क्या है और डीमेरिट रेट क्या है। तो जब तक वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एक अच्छे जोन में नहीं रहेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन और इससे जो टैक्स नेट की वाइडनिंग होनी है और पार्टिसिपेशन होना है इकोनॉमी का, वो उससे मेरे ख्याल में काफी फर्क पड़ेगा। तो वो रेट क्या निकल के आती है उसको भी देखना है हमें। सबसे बड़ी मिस्ट्री इस वक्त की रेट क्या निकल कर आती है। आप कह रहे हैं सिद्धार्थ बिरला जी कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो तैयार हैं, उनकी तैयारी काफी समय से चल रहे हैं। छोटे कारोबारियों का क्या, वो किस तरह से जीएसटी में अपने आप को ढाल पाएंगे? क्या इनमें से कुछ टैक्स चोरी करने की भी कोशिश करेंगे, अपने एंटिटीज को छोटा करेंगे इवेजन करने के लिए? कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं छोटे बिजनेसेस के लिए? देखिए, इंडिया बड़ा इन्वेंटिव है, तो टैक्स इवेजन के अगर नियत ठीक नहीं होगी तो टैक्स इवेजन के रास्ते तो हमेशा निकलेंगे। किंतु ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक कंट्री वाइड, जैसे आज पूरी कंट्री को यूनाइट किया जा रहा है इनटू वन मार्केट अंडर जीएसटी, उसी तरह कंट्री वाइड होना चाहिए एग्जेम्पशन। अगर हर एक स्टेट अपना एग्जेम्पशन चूज करेगा तो डिजास्टर हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी एक सर्टन और एक बहुत नॉमिनल लिमिट है। मैं इसको भी नहीं कहूंगा कि मेरे ख्याल में कई सारी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज उस लिमिट के बाहर ही होंगी, पर एक नॉमिनल लिमिट तक जरूर छूट दी जाती है फ्रॉम जीएसटी, फ्रॉम वीएटी अलग अलग कंट्रीज में। उस तरह का एक मॉडल अडॉप्ट करके जिससे कि जो स्मॉलेस्ट एंटरप्रेन्योरियल साइज जो है, जिसकी कोई सर्विस की दुकान है या कोई बहुत स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस तरह की चीजों में एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। नहीं तो ये वैल्यू चेन में अगर कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि आज समझ लीजिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, वो भी कई मीडियम वालों से माल लेती है, सामान लेती है। तो अगर वो मीडियम वाले सब एग्जेम्पशन लिमिट में आ जाएंगे तो जो कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है उसको फायदा नहीं होने वाला। तो फिर ये सारा जीएसटी का ढांचा बिगड़ भी सकता है। आई थिंक देयर शुड बी वन वेरी नॉमिनल लिमिट
जो कंट्री वाइड अप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, पवन गोयनका जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोयनका जी, कितना फायदा ऑटो सेक्टर के लिए, क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? ऑटो सेक्टर पे कई तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे जीएसटी बिल से। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अभी जो इंडिया में जो स्टेट बाउंड्रीज हैं वो स्टेट बाउंड्रीज एक तरह से हट जाएंगी। हमारे जो गुड्स मूव होते हैं, प्रोडक्ट मूव होते हैं उसके लिए, और जो अभी हमारा बर्डन आता है डॉक्यूमेंटेशन का या टैक्सेस का स्टेट इंटर स्टेट सेल में, वो खत्म हो जाएगा। उसका हमें काफी फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ हमारा जो बिजनेस है उसको हम कैसा ऑर्गेनाइज करें। दूसरी चीज जो होगी, हम कहां से अपने इनपुट मटेरियल खरीदते हैं, उसमें भी हमें स्टेट बाउंड्रीज पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, उसका भी काफी फायदा होगा। तीसरी चीज जो है, अभी जो एम्बेडेड टैक्सेस हैं हमारे, जो हमें उसका रिफंड नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग ऑक्ट्रॉय टैक्स जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है, वो खत्म हो जाएगा। तो उसके कारण जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, उससे कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को जो हमारे गाड़ियां हैं वो सस्ती मिलेंगी। तो वो तीसरा फायदा है। और चौथा जो फायदा मैं देखूंगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सपोर्ट के लिए वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एम्बेडेड टैक्स कम हो जाएंगे। तो कई तरह के फायदे हैं। और चुनौतियां जो हैं वो मेनली ये है कि एक ट्रांजिशन करना है हमें। जो अभी करंट जो सिचुएशन है वैट की, एक्साइज ड्यूटी की, जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व होता है, काफी कुछ आईटी सिस्टम्स हमारे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है। उन सबको चेंज करके जो नए सिस्टम पे हम ट्रांजिशन करेंगे, वो ट्रांजिशन किस तरह से होगा, उसमें काफी चुनौतियां हैं, लेकिन वो एक टाइम की चुनौती है। उसके बाद होने के बाद आगे सब कुछ स्मूथ होना चाहिए। शुभमोय, आप कैसे देखते हैं इसके पैन आउट को? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमारा आईटी जो बैकबोन है वो तैयार होगा, लेकिन जिस तरह का ऑर्गेनाइज बड़ा सेक्टर है जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है, और जीएसटी का एक मूल उद्देश्य है कि इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या नजर आते हैं आपको? सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इंडस्ट्री का प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग है। जैसे पवन जी बोल रहे हैं, सिद्धार्थ बुल्डा जी बोल रहे हैं, इनके सबके बड़े इंडस्ट्रीज का प्रिपरेशन, और चूंकि ये टेक्निकल हेवी टैक्सेस होंगे, इनके जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे हैं, तो इसलिए इनके उसमें आ जाना इज इजियर। जो चैलेंज, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, जो चैलेंज है वो है सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि एक तो सर्विसेज सेक्टर में रेट्स बढ़ेंगे। अगर 18% भी अगर रेट हुए तो निश्चित ही बहुत सारे सर्विसेज के टैक्स रेट ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि इनके सबके यूनिट्स बहुत छोटे होते हैं ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर के, और उन सारे यूनिट को सर्विस टैक्स को के नेट में लाके और नेशनल एक टैक्स सिस्टम में लाना, वो एक चैलेंज रहेगा। द आईटी बैकबोन जरूर तैयार होगा, लेकिन उसमें सीबीएसई और स्टेट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के सारे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन को लाने में मैं सोचता हूं कि 1 अप्रैल 2017 तक हम लोग द बिगर इंडस्ट्रीज को हम जरूर ले आएंगे, समेट में ले आएंगे इन द टैक्स नेटवर्क में, बट द स्मॉलर कंपनीज, खासकर सर्विसेज सेक्टर की मैं फिर से कह रहा हूं जिक्र, इनको लाने में शायद कुछ और टाइम लगेगा। ओके, एक ई कॉमर्स और सर्विस सेक्टर स्पेस का व्यू ले लेते हैं सुधीर सिंह से। सुधीर, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या तैयारियां होनी है इस स्पेस में? हाँ, तो अभी जो बात की जा रही थी कि जो आईटी नेटवर्क है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो पूरे जीएसटी में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे अधिक जो तैयार चीज है वो आईटी बैकबोन इस वक्त है जीएसटीएन के अंडर में। और थोड़ी जानकारी मुझे और है कि वो एक अलग तरह का आर्किटेक्चर है, ओपन एपीआई, और उसमें जो बिजनेसेस अपने आप अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं वो उस पर जल्दी माइग्रेट कर जाएंगे, वरना बहुत सारे और प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएंगे जो लोगों को, छोटे बिजनेस वालों को भी मदद करेंगे उसके साथ इंटरफेस करने में। तो आईटी वाले फ्रंट पे मुझे नहीं लगता है ज्यादा चैलेंज है। लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट है जो मॉडल लॉ है, वो भी अभी रिलीज हो गया है। आज मैंने उसको छेड़ा नहीं था पहले प्रश्न में आपके, कि उसमें बहुत सारी चिंताएं हैं जहां तक ई कॉमर्स का सवाल है, क्योंकि ई कॉमर्स को उस मॉडल लॉ जो डॉक्यूमेंट आया है उसमें बिल्कुल एक अलग किस्म का एक जीव मान लिया गया है
कि ये अलग चीज है और उसको एक स्पेशल एक दर्जा दिया गया है, तो वो एक काफी अलग बहस का मुद्दा हो सकता है कि ई कॉमर्स में काफी चिंता है उस मॉडल लॉ के अंदर। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि आगे आने वाले टाइम में रूल्स क्या होंगे, वो तो मॉडल लॉ है, मॉडल लॉ को स्टेट को पास करना है, सेंटर को भी पास करना है, और मॉडल लॉ के बाद में फिर रूल्स बनने हैं। तो वो क्या होगा, वो डिटेल क्या होगा, वो काफी चिंताजनक है। तो ई कॉमर्स के स्पेस में जो मॉडल लॉ है वो चिंता का विषय हो गया है। जबकि एक अच्छी बात ये ई कॉमर्स के लिए होगी कि जीएसटी आने के बाद में एक पूरा भारत एक डिजिटल मार्केट हो जाएगा। तो वो जो चीज है, अब उसको मॉडल लॉ को हम मॉडल लॉ के डिस्कशन में ही डिटेल में जाके डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आगे चर्चा जारी रखेगी। इस वक्त हम इंडिया इंक से पूछ रहे हैं कि उनके मुताबिक जीएसटी के कितने फायदे होंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने में आगे क्या चुनौतियां उन्हें नजर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूट किया तो कल करेगा। हाँ प्लीज अनाउंस डिनर। हाँ ऑनरेबल मेंबर्स, सी डिनर वाज देयर फ्रॉम 8 PM onwards. It is still there. Members and media personnel Okay. requested to go to room number 70. राज्यसभा से जीएसटी बिल पास हो चुका है। यहाँ पर हम डिस्कस करें कि किस तरह का प्रभाव पड़ेगा बिजनेस पर, कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कौन सी चीजें महंगी होगी और कैसे जीवन बदलने जा रहा है, कैसे बिजनेस करने का तरीका बदलने जा रहा है पूरे देश में। हमारे साथ मौजूद हैं आज पवन गोयनका, नैना लाल किदवाई, किरण मजूमदार शॉ, सिद्धार्थ बिरला से हम बात कर रहे हैं। शुभमोय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से, और हम सिंह साहब से भी बात कर रहे हैं आई स्पिरिट से। इन सबसे हम पूछ रहे हैं कि कैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ये आगे देखते हैं। पवन गोयनका जी, आपने कुछ समय पहले कहा था कि कम से कम ऑटोमोटिव सेक्टर में कॉस्ट कम हो जाएंगे। किस हद तक निजात मिलेगी, रिलीफ मिलेगा लोगों को गाड़ियों में? ये जो एक एसयूवी और महंगी जो साथ में लगाया जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि एसयूवीज जो 90% एसयूवीज बहुत सस्ती एसयूवी होती हैं। महंगी एसयूवीज केवल शायद 3, 4, 5% होती हैं। तो एसयूवी का मतलब महंगी नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी डेफिनेशन नहीं आई है कि गवर्नमेंट किस चीज को लग्जरी में मानती है। मेरा जहां तक सोचना है, इट विल बी थिंग्स दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 20 लाख या 15 लाख या 25 लाख कीमत की गाड़ियां उसमें आएंगी, लेकिन जहां तक मेरा सोचना है कि इट विल बी एट दैट लेवल। मैं उन्हें सिन गुड नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि दे आर नॉट सिन गुड्स, ए लग्जरी गुड्स। अगर ऐसा सोचा जाता है कि लग्जरी गुड पर ज्यादा जीएसटी लगना चाहिए तो ठीक है, वो हम इंडस्ट्री में उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुझे डर ये है कि अगर वो जो टैक्स है वो 40% हुआ, जैसा कि अभी कहा जा रहा है, तो एक बहुत ही उसमें प्लेइंग फील्ड अनइवन हो जाएगा। तो जो डीमेरिट टैक्स जो अभी माना जा रहा है, उसकी जो डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टैक्स इन माय व्यू शुड नॉट बी मोर देन 8 to 10%। ओके, तो ये तो बात हुई कि आम गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, लग्जरी गाड़ियां शायद महंगी हो जाएंगी। नैना जी, ओवरऑल महंगाई पर आप क्या असर देखते हैं? इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही तेजी से करें तो रेट को नीचे जरूर आने का उम्मीद है। ये क्योंकि आप देखें तो जो टैक्स रेट 30 to 35% हमारे गुड्स पर आ रहा है, और जो ये ओवरलैपिंग टैक्सेस सब निकल जाएंगे जब जीएसटी आती है, तो शायद 20% रेट ज्यादातर प्रोडक्ट पर पड़ेगा। और ये जो सेविंग्स होंगे टैक्स में, ये हम जो आम आदमी जो भी हो, हर प्रोडक्ट पर ये असर जरूर पड़ेगा। तो 6 महीने हाँ देखना पड़ेगा, पर उसके बाद इन्फ्लेशन को तो नीचे ही आना चाहिए और आएगा। और इसका तो सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए एग्जीक्यूशन में और क्विक एग्जीक्यूशन में। आप देखें तो ऐसे देश जैसे मलेशिया में जो उन्होंने जीएसटी अभी जो इम्प्लीमेंट किया है, शुरू में $1.5 billion तक कलेक्शन हुए हैं, और वहाँ इन्फ्लेशन के असर नहीं महसूस हुई। ओके, किरण जी, 18% के रेट
की मांग की जा रही है, आपके मुताबिक सही रेट क्या है ताकि स्टेट्स को भी अपना रेवेन्यू मिले और आम आदमी पर भी ज्यादा बोझ ना गिरे? आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि द इकोनॉमिक एडवाइजर हैज बेसिकली indicated a band of 16.9% to 18.9%, or it will differ a little bit between state to state. लेकिन मेरा कहने का ये है कि even if we start with 18%, already I think there has been an agreement that the manufacturing states will be allowed to charge a 1% interstate tax. So if you look at the way they are evolving GST, then I think it gives us enough leeway to start tweaking the tax rates in such a way that we finally arrive at that revenue neutrality that we are looking at. तो आगे सबसे बड़ा सवाल शुभमोय ये है कि रेट क्या होगा, किस तरह से स्टेट्स इसकी भरपाई करेंगे, और लोकल बॉडी के टैक्सेस का सवाल जो बार बार उठा है। मुंबई के संदर्भ में कई लोगों ने कहा क्योंकि बीएमसी का जो इतना बड़ा बजट है वो देश भर में प्रसिद्ध है, किस तरह से इन चीजों को संभाला जाएगा? अगर स्टेट्स के हाथों से उतना पावर लिया गया तो वो कैसे अपने राज्य, अपने शहर चलाएंगे? स्टेट्स के हाथों से पावर तो नहीं लिया गया है, ये है कि स्टेट्स और सेंटर को अभी सारे टैक्सेस के जो रेट्स होंगे वो कंसल्टेटिव प्रोसेस में करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई मैं अपना रेट्स, मेरे बजट को बैलेंस करने के लिए मैं रेट्स को यहां तक पहुंचा दूं और मैं ये ना देखूं कि साइड में दूसरे स्टेट से आने वाले प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। जहां तक म्यूनिसिपैलिटीज का सवाल है, उसको उन स्टेट्स में जहां पे बड़े सिटीज एंड स्टेट्स, बड़े से शहरों का तादाद बढ़ रहा है, हर स्टेट को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जीएसटी आए चाहे ना आए, वो चैलेंज बढ़ ही रहा था। तो वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट चैलेंज है जो स्टेट्स को अपने अपने एफिशिएंसी गेन से सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक ऐसा टैक्स है जो एफिशिएंसी बढ़ा देता है टैक्स कलेक्शन का। तो जहां पे स्टेट्स अपने पावर्स में अगर ये भी अगर ना भी मान के चले कि इट्स अ पूल सॉवरेंटी, लेकिन ये तो जरूर है कि एफिशिएंसी के तहत उनके टैक्स कलेक्शन जरूर बढ़ेंगे, तो द डिविजिबल पूल ज्यादा होगा जरूर। मेरा कहना यह है कि जीएसटी एक वन शॉट चेंज नहीं है, इसका जो इफेक्ट होगा वो ये नहीं कि अगले साल से ही नजर आना शुरू होगा। ये इफेक्ट कई सालों से जीडीपी पे पड़ेगा और तभी जाके जीडीपी, अगर हम कहें कि 1.5% या 2% का इफेक्ट होगा, वो कुछ सालों पे चल के आएगा। ये नहीं कि इमीडिएटली उसका नजर हमें देखना शुरू होगा। बिल्कुल, हमारा अभी जो शुरू होगा वो है एफिशिएंसी। नहीं, इनफैक्ट इसलिए जो अब अगला स्टेप है वो हर स्टेट असेंबली को इस बिल को पास करना है और फिर नवंबर तक उम्मीद की जा रही है ये फिर से आएगा संसद में। सिद्धार्थ बिरला जी, क्या स्टेट्स की जो मांगे हैं और इतनी सारी उनकी क्वेश्चंस रेज हुए हैं, इसको भी लेकर के वो कहां तक एग्जेम्पशन दे सकते हैं, वो खुद तय करें अपने टैक्सेस कैसे वो तय करें, क्या ये आगे जाकर अटका सकता है पूरे प्रोसेस को? देखिए, ये इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन। हर एक स्टेट मांगेगा, मांगने में कभी कोई ख्याति नहीं है, हमेशा हमारी आदत है एंड एवरीबॉडी जिसको मौका मिलता है वो मांगता है। पर मेरे ख्याल में सर्टन डिसिप्लिन अपने को लाना पड़ेगा एज अ नेशन। और अगर एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन से ये बिल पास हो रहा है और इतना कोऑपरेशन देखा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सेंटर ऑल्सो विल हैव टू, इट्स अ पॉलिटिकल नेगोशिएशन। पर जितनी पावर को ब्रॉड बेस ना किया जाए उतना ये बिल सक्सेसफुल होगा लॉन्ग टर्म में। तो आपके मुताबिक क्या जो 1 अप्रैल की डेडलाइन है सिद्धार्थ जी, 1 अप्रैल 2017 की, वो हम पूरा कर पाएंगे? वहां तक जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, हो सकता है क्योंकि अगर एक टाइमलाइन लिया जाए, प्रणब मुखर्जी साहब ने जब इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें भी था कि भाई अगस्त में हम इसकी ट्रायल रन चालू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं अप्रैल तक इंप्लीमेंट कर पाऊंगा।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 अप्रैल से ही इंप्लीमेंट हो, ये आपके मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, 1 जुलाई से भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अपने को ये टारगेट रखना चाहिए 1 अप्रैल का हमारे सामने। हो सकता है कि ये 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में कहीं पर इंप्लीमेंट हो पाए। दिस इज माई गेस, प्रोवाइडेड रूल्स रेगुलेशंस एंड द इंग्लिश इज करेक्ट। ओके, दूसरा ये सवाल है शुभमोय कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बड़ा लेजिस्लेशन और उसके साथ थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई होगी, क्या कोई भी सरकार रिस्क लेगी कि अगले बड़े चुनाव के आसपास वो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट दिखने लगे? इन्फ्लेशन इम्पैक्ट मैं इमीडिएटली नहीं कहूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं पिक्यूलियर इफेक्ट होना शुरू होगा बहुत जल्दी अगले साल से, और वो है कि जब भी कोई बाजार से कोई चीज खरीदने जाएंगे तो वो जो कच्चा चिट्ठा में एक चीज खरीदने का जो रिवाज है वो बंद हो जाएगा। और इसका मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त, सर्विसेज भी लेते वक्त टैक्स कंपोनेंट जो है वो देना पड़ेगा। अब उसको आप इन्फ्लेशन मानिए या उसको एक्चुअल प्राइस मानिए, लेकिन वो इम्पैक्ट जरूर लोगों को नजर आएगा। और उसका क्या पॉलिटिकल फॉल आउट होता है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्टेट्स में खुद संभालना पड़ेंगे उनको। ये एक बड़ा सवाल बिल्कुल निकल कर आएगा, खास करके छोटे कारोबारियों का की जहां तक बात है, कितना उनको एग्जेम्पशन मिलता है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक राज्यों को अब हक है कि वो तय करें, लेकिन एग्जेम्पशन का लेवल वो कहां से शुरू करना चाहते हैं, ये भी आने वाले दिनों में इतनी सारी छोटी छोटी बातें थ्रैश आउट होनी है जीएसटी बिल में। लेकिन अच्छी खबर, जीएसटी बिल पास हो चुका है, तो क्या पहला कदम जो उठाया गया है वो सफल रहेगा आगे जाकर भी, इस पर हम आगे भी नजर रखे होंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस मेगा डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।